गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, कल तमिलनाडु की असेंबली में फ्लो टेस्ट हुआ। अब आप लोग जानते होंगे कि मैंने कई बार डिस्कशन किया है कि अगर आपको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है, वो दरअसल में असेंबली में ही फ्लो टेस्ट के माध्यम से ही प्रूव की जाती है। अब जो विजय की पार्टी थी, उनको सीट्स तो अच्छी खासी आई थी, पर मेजोरिटी से थोड़ा सा नंबर कम था, तो उनको अपनी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए यहाँ पर फ्लो टेस्ट यहाँ पे जीतना जरूरी था। एंड एक्चुअली उन्होंने काफी अच्छे मार्जिन के साथ इस फ्लो टेस्ट को जीता भी है। इन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी जो पार्टियां थी उनको अपने साथ में लिया, प्लस एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा जो पार्टी है AIADMK, उसके कुछ MLAs भी इनको यहाँ पे सपोर्ट किए, और जिस वजह से इनका जो वहां पर नंबर है वो 144 देखने को मिला, जो कि मेजोरिटी से लगभग 25-26 यहाँ पे सीट्स इनको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रही हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे नोटिस करने को मिलेगा कि अब जो इनकी सरकार है यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले दिनों के अंदर देश को अपील करी थी कि आप सोना ना खरीदें 1 साल के लिए, राइट। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई थी। अब एक तो होता है आप अपील करते हो कि आप ऐसा मत करिए, ठीक है। ये जो अपील होती है ये मॉरली होती है कि आप किसी को समझाने की कोशिश करते हो कि ये चीज अच्छी नहीं है। पर ऑन दी अदर हैंड एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कि आपने कुछ डिसइंसेंटिवाइज कर दिया। तो यहां पर सरकार ने पता क्या किया, सरकार ने गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा करती थी 5%, उसको बढ़ाकर 10% कर दिया। एंड सिमिलरली जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगता था, उसको 1% से इंक्रीज कर कर 5% यहाँ पे कर दिया है। अब इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले गोल्ड और सिल्वर के ऊपर इफेक्टिवली जो 9.2% आपकी ड्यूटी लगती थी, अब उसको मतलब जो आप इफेक्टिवली टैक्स पे करते थे, अब वो टैक्स बढ़ के आपका 18.4% यहाँ पे हो जाएगा। अब इसका मतलब सीधा सा है, अगर मान लो आपको किसी चीज के ऊपर ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, इसका मीनिंग क्या है, आप शायद वो चीज कम खरीदना स्टार्ट करोगे। क्यों? क्योंकि वो चीज अब महंगी हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? और एक्चुअली सरकार ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि सरकार को करंट अकाउंट डेफिसिट अपना कम करना है। सरकार जानती है कि गोल्ड की वजह से हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बहुत तेजी से खत्म होते रहते हैं। अब सरकार के पास ऐसा नहीं है कि रिजर्व्स नहीं है, पर सरकार चाहती है कि इस रिजर्व्स का इस्तेमाल करे क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, डिफेंस रिक्वायरमेंट्स, इन सब चीजों को खरीदने के ऊपर यहाँ पे फोकस करे। पर सवाल ये आता है कि सर क्या ये तरीका सही है कि इस तरह से गोल्ड सिल्वर के ऊपर आप इंपोर्ट ड्यूटी डबल करे जा रहे हो? देखो, ज्यादातर इंडस्ट्री ने बोला है नहीं, अच्छा नहीं है। उसका मैं कारण आपको बताता हूँ। देखो, जब जब ऐसा देखने को मिला ना कि सरकार ने यहाँ पर गोल्ड या सिल्वर के ऊपर ड्यूटी बढ़ाने की कोशिश करी, वहां वहां क्या हुआ है कि जो स्मगलिंग है गोल्ड की, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई है। उसके साथ साथ रोजगार के ऊपर भी इसका नेगेटिव प्रभाव आता है। अब देखना ये होगा कि सरकार कैसे इंश्योर करेगी कि हाँ, गोल्ड सिल्वर के ऊपर टैक्स भी बढ़ा दिया, बट इंश्योर ये करे कि इसके नेगेटिव जो इम्पैक्ट होंगे उसको यहाँ पर मैनेज कर पाए। तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज के समय के ऊपर हर एक चीज को मैनेज करना। देखो, यही होता है युद्ध के समय के ऊपर ना कि कुछ सिचुएशन जो है, रॉ मटेरियल्स हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनकी कमी हो जाती है, तो ऐसे केस में कुछ स्टेप्स लेने इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बस देखना ये होता है कि इनका इम्पैक्ट कितने लंबे समय तक हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों, डेट है आज की 14 मई 2026, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है समग्र शिक्षा एंड PM पोषण स्कीम के रिगार्डिंग। दरअसल में क्या हुआ है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसने टेम्पररी एक्सटेंशन दे दिया है इन दोनों स्कीम्स को, समग्र शिक्षा को भी और PM पोषण को भी, टिल 30 सितंबर 2026। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा इन दोनों स्कीम्स के बारे में जान लेना चाहिए। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, समग्र शिक्षा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो, जब मैं बात करता हूँ समग्र शिक्षा की, ये स्टार्ट कब हुआ है? ये 2018 में स्टार्ट हुई स्कीम। और इस स्कीम का पर्पस समझना, इस स्कीम का ना पर्पस यही था कि हम ना एजुकेशन को अलग अलग टुकड़ों में बांट कर देखते हैं, हमें वो ऐसे नहीं देखना। पॉइंट पता क्या है, पहले हमारे पास अलग अलग स्कीम होती थी। जैसे एक था सर्व शिक्षा अभियान। ये जो सर्व शिक्षा अभियान था, ये एलिमेंट्री एजुकेशन पे फोकस करता था। फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, नाम में है ना माध्यमिक शिक्षा, तो ये बात करता था सेकेंडरी एजुकेशन की। ऐसी बात थी टीचर एजुकेशन की। तो पॉइंट पता क्या है कि अलग अलग स्कीम्स
अलग अलग लेवल्स ऑफ स्कूल्स के ऊपर, क्लासेस के ऊपर फोकस कर रही है। पर स्कूल एजुकेशन ऐसे थोड़ी होती है, उसमें तो एक कंटिन्यूटी चाहिए होती है। एजुकेशन तो हमेशा कनेक्टेड होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने 3 अलग अलग स्कीम्स को इकट्ठा किया, जो अलग अलग सेपरेट स्कीम से उसको कंबाइन करके एक सिंगल स्कीम बना दी, जिसका नाम है समग्र शिक्षा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, 2018 में ये लॉन्च तो हुई, पर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो फंडिंग होगा वो शेयर्ड रहेगा बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। जैसे आपकी जो नॉर्मल स्टेट्स होती हैं उनमें 60:40 में शेयर होगा, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स में 90:10 में शेयर होगा, यूटीज के केस में तो पूरी तरह से 100% सेंटर के केस में ही होता है। तो ऐसे ये काम करता है समग्र शिक्षा। बाकी इसमें कवरेज मैंने आपको बता दिया, प्री स्कूल से लेकर क्लास 12th। और ये जो आपका कवरेज है ना, ये सरकारी स्कूलों पर भी एप्लीकेबल है, और जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, गवर्नमेंट एडेड क्या होते हैं? देखो, होते ये प्राइवेट संस्थान हैं, पर यहाँ पर इनको पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस, कुछ ग्रांट्स मिलती हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले चाहे स्टेट गवर्नमेंट से मिले। तो है प्राइवेट ही, पर कहीं ना कहीं खर्चा मैनेज करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ यहाँ पे ग्रांट्स मिलती हैं, उनको बोलते हैं गवर्नमेंट एडेड स्कूल। तो उनके ऊपर भी ये समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा जो है वो एप्लीकेबल है। इसको इंप्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। अब यहाँ पे हमने सेगमेंट्स में नहीं देखना एजुकेशन को, होलिस्टिकली यहाँ पे इकट्ठा ही पूरा पूरा यहाँ पे हमने देखना है। एंड इनफैक्ट ना, हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी जो समग्र शिक्षा है, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लिटरेसी के ऊपर काम करती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर काम करती है, टीचर अच्छे होने चाहिए, स्कूलों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लर्निंग आउटकम्स इंप्रूव हो, इंक्लूसिव हो एजुकेशन, मतलब बच्चियों के लिए, SC ST बच्चों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, सबके लिए यहाँ पर ये चीजें होनी चाहिए। इसी के ऊपर समग्र शिक्षा का यहाँ पे फोकस रहता है। दूसरा हमारे सामने जो स्कीम है दैट इज PM पोषण। पोषण की फुल फॉर्म देखिए, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। अब पहले इसका नाम ना मिड डे मील स्कीम हुआ करता था। आई एम वेरी श्योर आप सबको मिड डे मील स्कीम का मीनिंग तो पता ही है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, वहां स्कूल में उनको शिक्षा तो मिलती है, बट एट द सेम टाइम उनको पौष्टिक जो खाना है वो भी यहाँ पे दिया जाता है। तो इसी स्कीम का जो नाम था 2021 में PM पोषण यहाँ पे कर दिया गया। अब इसमें बच्चों को कुक्ड न्यूट्रिशनस मील जो हैं वो स्कूलों में प्रोवाइड किए जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में भी और गवर्नमेंट एडेड स्कूलों में भी, और इसको भी इंप्लीमेंट आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पे करता है। इससे स्कूल इनरोलमेंट भी बेहतर होता है, ड्रॉप आउट रेट भी कम होते हैं, और बच्चों का न्यूट्रिशन भी बेहतर होता है। बाकी देखो, इसके अंदर नई नई चीजें ऐड करी गई है, जैसे मिलेट्स, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जिनको हम पॉपुलरली श्री अन्ना के नाम से भी जानते हैं, उनको भी यहाँ पे इसमें इंक्लूड किया गया है। बाकी न्यूट्रिशन गार्डन्स, लोकल फूड आइटम्स हम यहाँ पे देने की बच्चों को कोशिश करते हैं। ऑडिटिंग होती रहती है इसकी, कहीं ऐसे तो नहीं कोई पैसा खाया जा रहा है मिड डे मील का, है ना, इस तरह की चीजें। बाकी अगर मान लो कई बार जैसे कोविड-19 आ गया या स्कूल बंद हो गया, किसी भी कारण की वजह से स्कूल बंद हुआ, तो वहां पर उनके पास उनकी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उनको पैसा दिया जा सकता है, या फिर उनको फूड सिक्योरिटी अलाउंस भी यहाँ पे दिया जाता है PM पोषण स्कीम के अंतर्गत ही। तो इनको यहाँ पे फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है, ये बात आप यहाँ ध्यान में रखिएगा। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स 2026। सबसे पहले तो आप लोग फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी उनको जान लेते हैं। दोस्तों दरअसल में ना ये ब्रिटिश नर्स थी, ठीक है। और देखो, नर्स होते हुए इतना शानदार इन्होंने काम किया ना, कि आपको रियलाइज होगा कि कितना बड़ा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, कि आज भी हम इनको बहुत अच्छे से याद रखते हैं। दरअसल में क्रीमिया का युद्ध चल रहा था 1853 से 1856 के समय। वहां पर जो घायल सोल्जर्स थे उनको ट्रीट करने के अंदर इन्होंने बहुत शानदार काम किया। प्लस वहां पर जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स थे वहां पर सैनिटेशन को भी इन्होंने इंप्रूव किया। तो बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे सोल्जर्स की इन्होंने यहाँ पे जान बचाई। एंड इनफैक्ट ना, इनको पॉपुलरली लेडी विद द लैंप नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या था कि रात के समय ये लैंप लेके जाती थी, वहां देखती थी कौन कौन से सोल्जर्स घायल हैं, उनका इलाज करवाने के लिए, उनको वापस कैंप में लाने के लिए यहाँ पर जाती थी, इसलिए इनको लेडी विद द लैंप के नाम से भी हम जानते हैं। बाकी हाइजीन इंप्रूव करने के लिए, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट इंप्रूव करने के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया, पब्लिक हेल्थ रिफॉर्म्स लेकर आई, एंड इस वजह से जो डेथ रेट्स होती है ना, मोर्टेलिटी रेट्स हैं, उनको यहाँ पे इन्होंने कम करने के अंदर एक बहुत ही शानदार भूमिका निभाई। हर साल 12 मई को हम इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, और इस तरह से देश भर के अंदर या दुनिया भर के अंदर जो नर्सेस का कंट्रीब्यूशन है उनको हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं। अभी इस बार क्या हुआ है, हमारी राष्ट्रपति जी के द्वारा यहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स जो हैं यहाँ पे दिए गए। अब यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि टोटल 15 नर्सेस एंड
ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, एएनएम। एएनएम आप लोग जानते होंगे, एक्चुअली पता क्या होता है, जो ग्राउंड के ऊपर, जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर यहाँ पे काम करते हैं ना, उनको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, एएनएम। ठीक है, ये विलेज लेवल के ऊपर जो आपकी फीमेल हेल्थ वर्कर होती है ना, तो ये होती हैं मतलब एएनएम्स। ये प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के अंदर बहुत शानदार काम करती हैं। फैमिली प्लानिंग हो गया, बच्चों को टीकाकरण हो गया, है ना, उन सब चीज़ों के अंदर अच्छा काम करती हैं, वो होती हैं एएनएम्स। तो इन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को डेडिकेट किया है देश सेवा के लिए, और इसी वजह से 15 नर्सेज और एएनएम को यहाँ पे अवार्ड यहाँ पे दिया गया, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ये अवार्ड 1973 के अंदर स्टार्ट किए गए थे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड जो बहुत शानदार काम करती हैं उनको यहाँ पे मिलता है। एंड इस तरह से नर्सेस का जो रोल है, चाहे वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हो, प्रोमोटिव हो, क्रिएटिव हो, हर एक प्रकार का, मतलब बीमारी होने से पहले कैसे करना है, मान लो टीकाकरण वगैरह हो गया, या इवन अगर किसी को बीमारी हो गई है तो उसको ठीक करने के अंदर, उसके इलाज करने के अंदर यहाँ पर जो बहुत शानदार ये सर्विस देती हैं, उनको यहाँ पर ये अवार्ड से नवाजा जाता है। आगे आते हैं, अगला टॉपिक हमारे सामने है किम्बरली प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग 2026। सबसे पहले तो देखो किम्बरली प्रोसेस को आप जरा समझो। देखो यहाँ पर ना एक टर्म आता है, उसको हम बोलते हैं कन्फ्लिक्ट डायमंड और ब्लड डायमंड। क्या मीनिंग होता है इसका? देखो दुनिया में ना बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिनका एक्सेस ना कुछ ऐसे लोगों के पास आ जाता है जो टेररिस्ट हो सकते हैं, है ना, या फिर कुछ ऐसे वायलेंट ग्रुप्स के पास उनका एक्सेस आ सकता है। अब वो पता क्या करते हैं, वो यहाँ पे डायमंड को निकालते हैं, इन डायमंड को बाहर मार्केट में बेच देते हैं, वहां से उनको जो पैसा मिलता है ना, उसके माध्यम से वो यहाँ पर अपना आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जारी रखते हैं। सरकारें जो होती हैं, लेजिटिमेट सरकारें, उनको गिराने की कोशिश कर देते हैं। तो पॉइंट आप ये नोटिस करो कि ये डायमंड्स रेबल ग्रुप्स एक तरह से बेचते हैं, वॉर्स को फंड करने के लिए, वायलेंस को फंड करने के लिए। अब ये तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। तो हमने कहा भाई ऐसे नहीं चलेगा, कन्फ्लिक्ट डायमंड, ब्लड डायमंड बहुत गलत चीज है, हमें यहाँ पे इनको ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करें? हम इनका ट्रेड रोकेंगे, हम इंश्योर करेंगे कि जो भी डायमंड्स आ रहे हैं ना मार्केट के अंदर, दो शुड नॉट बी ब्लड डायमंड्स, दो शुड नॉट बी कन्फ्लिक्ट डायमंड्स। अब इसके लिए हमने यहाँ पे किम्बरली प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट किया। ये कुछ नहीं है, ये एक सर्टिफिकेशन का तरीका है। सर्टिफिकेशन मतलब हम कह रहे हैं कि भाई ये डायमंड आया है, ये डायमंड कन्फ्लिक्ट या ब्लड डायमंड नहीं है, इसीलिए किम्बरली प्रोसेस एक सर्टिफिकेशन का तरीका है। ठीक है, तो इसके माध्यम से पीस सिक्योरिटी इंश्योर होती है, जो भी डायमंड प्रोड्यूसिंग रीजन के अंदर कम्युनिटीज है उनको हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और इसके जो सेक्रेटरीट है आपको यहाँ पे बोत्सवाना के अंदर देखने को मिल जाएंगे। आपको पता होगा बोत्सवाना में डायमंड्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है ना, गैब्रोन, बोत्सवाना। अब इसमें टोटल पार्टिसिपेंट तो 60 होते हैं, बट इसमें देश आपको टोटल 86 देखने को मिलेंगे। समझना, एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, जब हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की, उसको पार्टिसिपेंट तो एक काउंट करेंगे, पर उसमें कंट्रीज अलग अलग हैं, इसीलिए कंट्रीज आपकी 86 बन जाती हैं, पर पार्टिसिपेंट केवल 60 ही यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब इसमें सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेट करती है, अलग अलग इंडस्ट्रीज भी पार्टिसिपेट करती हैं, एंड आपकी जो WDC है, वर्ल्ड डायमंड काउंसिल, वो यहाँ पर डायमंड को रिप्रेजेंट करते हुए इसकी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? वैसे देखो होता पता क्या है, आप ना किम्बरली प्रोसेस का जो मीटिंग्स होती हैं उसकी चेयर कैसे बनती है, डिसाइड होती है, वो समझना। होता पता क्या है, यहाँ पर काम होता है कंसेंसस के साथ, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया टोटल 86 कंट्रीज है ना, ये आपस में डिस्कस करेंगी, डिस्कस करने के बाद एक देश का नाम ये प्रपोज करेंगी, और कंसेंसस के साथ सब लोग अग्री कर जाएंगे, सारे मेंबर अग्री कर जाएंगे कि ठीक है भाई, इसको हम यहाँ पर इलेक्ट करने वाले हैं। तो कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है सच, इट इज जस्ट दैट कि कंसेंसस के माध्यम से हो रहा है। और होता भी पता कैसे है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पहले एक कंट्री एक साल वाइस चेयर बनती है, उसके अगले साल ऑटोमेटिकली वो चेयर बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं हूं, ठीक है, या मेरा देश है, मेरा देश 2025 में वाइस चेयर बना, तो ऑटोमेटिकली 2026 में वो चेयर बन जाएगा किम्बरली प्रोसेस का। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है, एक एक साल की इस तरह से टर्म होती है, जो कि 1 जनवरी को यहाँ पे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो कैसे KP वाइस चेयर है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे इनको चूज किया जाता है। साल में 2 ऑफिशियल गैदरिंग्स होती हैं, एक होती है इंटरसेशनल मीटिंग और एक है आपका प्लेनरी मीटिंग। तो अभी क्या हुआ था, भारत ने इसकी जो इंटरसेशनल मीटिंग थी उसको यहाँ पे होस्ट किया मुंबई के अंदर, और भारत ही इसका यहाँ पे चेयर था। तो मैंने जैसा आपको समझाया ना कि ऐसे काम करता है, एक साल पहले वाइस चेयर, फिर अगले साल वो चेयर बन जाता है, एक एक साल की यहाँ पे इनकी ड्यूरेशन रहती है, राइट। तो किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम यही है
कि आप यहाँ पर कन्फ्लिक्ट डायमंड्स को रोकोगे मेन स्ट्रीम में एंटर करने से। इसको 2003 में इस सर्टिफिकेशन सिस्टम को हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया था, जब यूएनजीए का एक रेजोल्यूशन है, यूएनजीए रेजोल्यूशन 5556, इसके अंतर्गत हमें ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। बाकी देखो, भारत को चेयरमैनशिप मिली थी इसी साल 2026 की स्टार्टिंग के अंदर ही। एंड भारत का जो फोकस है वो 3C के ऊपर है। व्हाट इज 3C? क्रेडिबिलिटी, कंप्लायंस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। इसके ऊपर भारत यहाँ पे फोकस कर रहा है। और यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है अलग अलग प्रकार के डायमंड्स के ऊपर हो रहा है। जैसे एक है आपका आर्टिसनल डायमंड्स। आर्टिसनल डायमंड पता क्या होते हैं? ऐसे डायमंड जो छोटे छोटे माइनर्स ने, छोटे छोटे आर्टिसंस ने एक तरह से माइन किए होते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्टिसनल डायमंड्स। यहाँ कोई खास टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे आर्टिस्ट नहीं होते, आर्टिस्ट क्या करते हैं, आर्टिसनल्स वो छोटे छोटे लेवल के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है, ये छोटी टेक्नोलॉजी के साथ ही यहाँ पे काम किया जाता है। यहाँ पर लेबर इंटेंसिव ये डायमंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एक होते हैं एलुवियल डायमंड। एलुवियल डायमंड्स क्या होते हैं? देखो, एलुवियल तो सॉइल हमें पता है। तो ऐसे डायमंड्स जो कहीं ना कहीं आपको रिवर बेड्स में, बीचेस में, सेडिमेंट डिपॉजिट्स में यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है ना, कि मान लो जो भी इनकी ओरिजिनल रॉक थी वहां से इरोड होते होते पानी के साथ यहाँ पे रिवर बेड्स के ऊपर आ जाते हैं, उनको बोलते हैं हम अलुवियल अलुवियल डायमंड्स। तो भारत के लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि देखो भारत के अंदर जैसे सूरत है, तो सूरत बहुत इंपॉर्टेंट डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए बहुत फेमस है। तो इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंट्री बन जाती है डायमंड के कॉन्टेक्स्ट में। बाकी भारत की चेयरमैनशिप के अंदर हम इंश्योर कर सकते हैं कि डायमंड्स का इस तरह से मिसयूज ना हो, ट्रांसपेरेंसी आए, एंड उसी के लिए यहाँ पे हम भारत भी काम कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है आईएमडीज न्यू ब्लॉक लेवल मॉनसून फोरकास्ट सिस्टम। अब मॉनसून फोरकास्टिंग तो समझते हो ना, कि भाई कहाँ पर कितनी ज्यादा बारिश होने वाली है उसका एक अनुमान लगाना। हम अनुमान तो लगाते ही हैं, बिल्कुल सही बात है, पर अब हमने आईएमडी ने एक नया हाई रेजोल्यूशन फोरकास्टिंग सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया है, जिसके माध्यम से सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट का तो हमें पहले ही बताया कि डिस्ट्रिक्ट में कितनी बारिश होने वाली है, पर अब हम यहाँ पर जो ब्लॉक लेवल है उस तक जाएंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब, अब मान लो आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है, अब उस डिस्ट्रिक्ट में देखो बहुत बड़े स्तर के ऊपर बारिश हो सकती है। जैसे कानपुर डिस्ट्रिक्ट है, कानपुर डिस्ट्रिक्ट तो बहुत बड़ा है, क्या आपके एरिया में बारिश होगी या नहीं होगी आपको कैसे पता लगेगा? उसके लिए हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से भी अंदर जाके अब हम ब्लॉक लेवल के ऊपर अब हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं अपने मॉनसून की। समझे मेरी बात को? तो उससे क्या होगा, हमें ज्यादा लोकलाइज्ड फोरकास्ट हमें यहाँ पे मिल पाएंगे, हमें अच्छा एक आइडिया मिल पाएगा कि इस एरिया में बारिश होगी या नहीं होगी। एंड इनफैक्ट ना, ये आइडिया हमें अगले 4 हफ्ते तक मिल पाएगा, यानी कि 4 हफ्ते में कितनी बारिश होने वाली है, ये सारी बातें हमें पता लग पाएंगी। और अभी के लिए जहाँ पे जो इसको स्टार्ट किया गया ना, ये 15 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर इसको स्टार्ट किया गया है अक्रॉस द लगभग 3200 ब्लॉक्स के आसपास इसको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और इसका पर्पस पता क्या है? ये स्टेट्स और यूटीज कैसे चूज करी गई हैं? जो स्टेट्स या जो यूटी अपनी बारिश के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि आप देखो हमें एग्रीकल्चर में बहुत सारे किसान होते हैं जो बारिश के ऊपर निर्भर होते हैं। तो किसानों को पता होना चाहिए अगले 4 हफ्ते मेरे खेत में कितनी बारिश होने वाली है, मोटा मोटा एक रफ आइडिया होना चाहिए। तो ये जो सिस्टम है ये बहुत ही लोकलाइज्ड लेवल के ऊपर काम करता हुआ यहाँ पर मॉनसून को फोरकास्ट करता है, एंड इसीलिए इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, एक है आपका ब्लेंडेड फोरकास्टिंग, जो भी आपके वेदर मॉडल्स हुआ है उनको यहाँ पे प्रिडिक्शंस को यहाँ पे हम कंबाइन किया है। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ये देखो आईएमडी का खुद का सिस्टम तो है ही है, बट एआई भी उसके साथ इंटीग्रेट हमने कर दिया है ताकि हमारी जो प्रिडिक्शंस हो वो और ज्यादा यहाँ पे बेहतर हो पाए। अब इसको यहाँ पे डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत यहाँ पे आता है। ये इनिशिएटिव दरअसल में भारत फोरकास्ट सिस्टम का ही यहाँ पे पार्ट है, एंड इसके माध्यम से हमारे किसानों को मदद होगी। हमारे रेन फेड एग्रीकल्चर जो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है उसके ऊपर हमें पता लगता रहेगा, एंड किसानों को कब यहाँ पे अपनी फसल लगानी है वो सारा एक अनुमान उनको यहाँ पे मिलता रहेगा, एंड उस बेसिस के ऊपर यहाँ पे उनको यहाँ पे मदद हो पाएगी। ये है आईएमडी का नया ब्लॉक लेवल मॉनसून फोरकास्ट सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला टॉपिक थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, बट मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। देखो जो लड़कियां होंगी उनको इस बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, लड़कों को नॉर्मली इसके बारे में पता नहीं होगा। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है पीसीओएस। पीसीओएस क्या होता है? पीसीओएस स्टैंड्स फॉर पीसीओएस स्टैंड्स फॉर पॉली एंडोक्राइन, सॉरी इधर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये होता है पीसीओएस। सर क्या मतलब हुआ इसका? देखो देखो जो भी आपकी लड़कियां होती हैं उनमें टीनेज से लेकर
लगभग 40 साल की एज के आसपास तक कुछ महिलाओं में, सब में नहीं, काफी सारी लड़कियों के अंदर ऐसा हो सकता है कि उनको पीसीओएस यहाँ पे हो। पीसीओएस का मतलब उनके हार्मोनल कंडीशन में यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं। नॉर्मली पता क्या होता है, देखो नॉर्मली जैसे हर महीने क्या होता है आपको पता होगा कि हार्मोन्स बैलेंस्ड होते हैं लड़कियों के, जो ओवरीज होती हैं वो एग्स को रिलीज करती हैं। बट जब मैं पीसीओएस की बात करता हूँ, यहाँ हार्मोन्स में इम्बैलेंस आ जाता है, प्लस एट द सेम टाइम जो ओवरी होती है ना, वो हो सकता है एग्स यहाँ पे ना रिलीज करे। और काफी सारी लड़कियों के अंदर ऐसा भी होता है कि जो उनकी ओवरीज होती है ना, ओवरी के अंदर छोटे छोटे सैक्स बन सकते हैं। सैक्स मतलब उनमें फ्लूइड भरा हो सकता है, एक सिस्ट बन सकती है, इनको हम यहाँ पे बोलते हैं। ये सब में नहीं होता, पर कुछ लड़कियों के अंदर ये चीज हो सकती है, तो इसको बोलते हैं पीसीओएस। अब इसका इंपैक्ट पता क्या होता है कि पीरियड्स जो होते हैं, जो हर महीने नॉर्मली आते हैं, बट वो आगे पीछे हो सकते हैं। अगर किसी लड़की को पीसीओएस है ना, तो उसके पीरियड्स कई बार हैवी हो सकते हैं, लेट आ सकते हैं, कई महीने स्किप हो सकते हैं, उनके हार्मोन्स में यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है ना। कई बार बॉडी के ऊपर हेयर ग्रोथ यहाँ पे बढ़ने लग जाती है। तो देर आर डिफरेंट इसके इम्पैक्ट जो आपको देखने को मिलते हैं। पर पॉइंट सिंपल सा ये है कि यहाँ पर जो नॉर्मली होता है प्रोसेस, दैट इज कि हर महीने जो महिला की ओवरी है वो एग रिलीज करती है, यहाँ पर उसके अंदर कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव आने लग जाते हैं, एंड हो सकता है यहाँ पर सिस्ट का भी फॉर्मेशन हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम क्या, पीसीओएस। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, देखो किसी को नहीं पता। कुछ लोग बोलते हैं जेनेटिक्स से भी वजह से होता है, कुछ हमारे लाइफस्टाइल की वजह से भी हो जाता है, कई बार बॉडी जो है इंसुलिन सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करती, उस वजह से भी ये चीज हो जाती है पीसीओएस। बट हम पता क्या कर रहे हैं अब यहाँ पे, हम पीसीओएस का नाम चेंज किया है हमने। पीसीओएस का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, पीएमओएस, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवरियन सिंड्रोम। ऐसा क्यों सर, नाम इसका क्यों बदल दिया गया? देखो एक्चुअली पता क्या है, एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जो पीसीओएस का जो टर्म है ना, ये मिसलीडिंग है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें आपने एक वर्ड इस्तेमाल कर दिया पॉलिसिस्टिक। ये वाली जो सिस्ट वाली, ओवरियन सिस्ट वाली जो कंडीशन है, ये सारी महिलाओं में नहीं होती, कुछ कुछ महिलाओं में होती है। तो लोगों को ऐसा लग सकता है कि नहीं नहीं ये तो सिस्ट के साथ लिंक्ड है, पर ऐसा नहीं है, इट इज नॉट ट्रू। तो अभी हमने इसका नाम क्या रख दिया है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवरिन सिंड्रोम। इसका मतलब क्या होगा, देखो एक वर्ड है पॉली एंडोक्राइन। पॉली एंडोक्राइन का मतलब क्या है? पॉली एंडोक्राइन का मतलब है कि बॉडी के अलग अलग हॉर्मोन्स इन्वॉल्व हैं, देयर आर मल्टीपल हॉर्मोन्स। ठीक है, पॉली एंडोक्राइन का मतलब मल्टीपल हॉर्मोन्स ही होता है, जिसमें मल्टीपल हार्मोन इन्वॉल्व हैं। फिर मेटाबॉलिक का मतलब होता है कि आपकी बॉडी का जो इंसुलिन है, ठीक है ना, उसके साथ ही लिंक्ड है, ओवरी के साथ यहाँ पे लिंक्ड है, ठीक है ना। और ये सिंड्रोम है एक सा, ये सिम्टम्स जो है अलग अलग तरह से दिखाता है। तो देखो वो जो कॉन्सेप्ट था कि लोगों को ऐसा लगता था कि ये सिस्ट के साथ इन्वॉल्व है, नहीं, दैट इज नॉट नेसेसरी। ये इन्वॉल्व किसके साथ है, ये लिंक्ड किसके साथ है, हार्मोनल चेंजेस के साथ। तो हमें ऐसा लगता था कि जो पीसीओएस वर्ड है ना, वो गलत वर्ड है। उसकी वजह से लोगों को इस बारे में समझ नहीं आती, लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। उनको लगता है कि हाँ यार जो पीसीओएस है वो सिर्फ ओवरी की डिजीज है, बल्कि ऐसा नहीं है। ये हॉर्मोन्स के साथ, आपके मेटाबॉलिज्म के साथ, इंसुलिन के साथ, आपके वेट के साथ, इन सब चीजों के साथ लिंक होती है। और सभी महिलाओं को जब सिस्ट होता ही नहीं है, तो आपने इसमें नाम सिस्ट क्यों रख रखा है? ठीक है, तो इसीलिए जो वर्ड था ये काफी कंफ्यूजिंग वर्ड था। हमने इसीलिए पीसीओएस को नाम बदल के पीएमओएस यहाँ पे कर दिया गया है। एंड देखो वैसे तो ये कर दिया गया है, पर अभी आने वाले 2 साल 2028 तक काफी सारे लोग पीसीओएस भी इस्तेमाल कर लेंगे, वो भी सही है, पीएमओएस कर लो वो भी सही है। पर 2028 के बाद तो पीसीओएस जो नाम है वो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, पीएमओएस ही उसके बाद यहाँ पे चलेगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इसमें हुआ कुछ नहीं है, नाम ही चेंज हुआ है, क्योंकि जो पुराना नाम था वो सही चीजें यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा था, एंड इस वजह से हमने यहाँ पे इस चीज को समझते हुए इसका नाम जो है वो बदलकर पीएमओएस यहाँ पे कर दिया गया है। राइट, लगभग हर 8 में से एक महिला को पीएमओएस के साथ वो इम्पैक्ट होती है। अब लाइफस्टाइल में बदलाव करना, एक्सरसाइज करना, बैलेंस डाइट खाना, हार्मोनल थेरेपी लेना, इनसे पीएमओएस जो है यहाँ पे ट्रीट किया जा सकता है। भारत में पीएमओएस को जो केसेस है ना बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम जो लड़कियों का लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सेडेंटरी हो गया है, मतलब उतनी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, बैठने का ज़्यादा काम आजकल रहता है, फिर स्ट्रेस की वजह से सही ढंग से नींद ना आना, ठीक है ना, फूड कंजम्पशन में प्रोसेस्ड फूड का ज़्यादा खाना, ये सब चीज़ें आपकी बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं, और पीएमओएस को बढ़ाने के अंदर इन सब का भी यहाँ पे रोल देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था
एक तो था करंट अकाउंट डेफिसिट के रिगार्डिंग कि करंट अकाउंट डेफिसिट इनमें से किस वजह से बढ़ सकता है। ये कह रहा है रेमिटेंसेज अगर बढ़े। अरे भाई अगर रेमिटेंसेज बढ़ेंगे तो हमारे लिए अच्छी बात है, उससे तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। तो यहाँ पर तो उल्टा लिखा हुआ है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। फिर आईसीएमआर की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो बिल्कुल आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है उसी के अंतर्गत यहाँ पे फंक्शन करता है। दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 3 की बात करें, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, तो क्या यहाँ पर डिपॉजिटर्स को सब्सिडी मिलती है गोल्ड खरीदने के ऊपर? अरे गोल्ड खरीद नहीं रहे यहाँ पे, आपके पास घरों में खाली गोल्ड पड़ा हुआ है, आइडल गोल्ड पड़ा हुआ है, उसको आप जमा कराओ, और जमा तो करवाओगे और आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो खरीदना नहीं है गोल्ड वहां पे। थर्ड इज रॉन्ग। चौथा स्टेटमेंट की बात करें, वन केस वन डेटा इनिशिएटिव, यस, यहाँ पर इसका पर्पस यही है कि सभी कोर्ट्स को यहाँ पे हम कनेक्ट करें, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सुसहायक की बात करें तो दोस्तों सुसहायक का पुलिस इन्वेस्टिगेशन के साथ नहीं डीलिंग है, यहाँ पर ये एआई पावर्ड एक चैटबॉट है जो कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट किया गया है, इसीलिए पांचवा स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।